गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जोहार। आज जीडी का ये तीसरा क्लास है। आई थिंक 2 क्लास में आप लोग को बहुत फायदा मिल रहा होगा। जिस तरह से जीएस आपको लिखवाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और जस्ट इस क्लास के बाद 450 के करीब एक और लाइव हम लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, एक न्यू वैकेंसी के लिए। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। जितने भी गजेटेड मतलब जितने भी ग्रेजुएशन कर चुके लोग हैं उनके लिए। अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि बताएंगे तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। राजेश, शहनाज, दिनेश, मानी, उपेंद्र, पार्वती, सुनीता, नंदीप, सभी को जोहार, सभी को जोहार। चलिए सभी एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, या सभी, या सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जिनका एज 33 साल तक है जनरल में, उनके लिए भी ये है, सुनहरा अवसर है। तो ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे नहीं। 18 से 33 जनरल के लिए है, 18 से 36 ओबीसी वालों के लिए है। आप जानते हैं कि हम आप लोग का भी ख्याल खूब रखते हैं। और 38 एससी एंड एसटी वालों के लिए है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप लोग का भी ख्याल हम रख रहे हैं। वैकेंसी आप लोग के लिए भी लेके आ गए हैं। और जो लोग अभी बच्चे हैं उनके लिए एसएससी जीडी है, तो जीडी का पेज ऑन है, आप लोग ले सकते हैं। कल इसे आपका लाइव क्लास एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगा। जीएस का सबसे पहला क्लास मेरा ही है। जिनको जीएस ऐसा है कि याद नहीं होता है, चाहे जो जीएस शुरुआत से पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल आकर के उस बैच में आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए तो शुरुआत करते हैं। जिनका जिनका आंसर, चलिए जिनका जिनका आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जिनका जिनका आंसर क्या आ गया है, डी आ गया है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 1 का एफ कैसे हो गया बताइए। चित्रकला विभाग की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। लिखेगा चित्रकला विभाग, क्या लिखेंगे हम, चित्रकला विभाग। चित्रकला विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अकबर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर। चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर, ठीक है। चलिए लड़िए मत, आपस में लड़िए नहीं, मतलब मजाक मत करिए। और औरंगजेब को चित्रकारी पसंद नहीं था, पसंद नहीं था, क्लियर है, पसंद नहीं था। चलिए शेयर करेंगे थोड़ा वीडियो को आप लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की ओर। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। अफजल खां, शाइस्ता खां, राजा जय सिंह, या राजा मान सिंह। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। अफजल खां, शाइस्ता खां, राजा जय सिंह, या राजा मान सिंह, या राजा मान सिंह। बताइए बिल्कुल, तो क्या होगा, राजा जय सिंह। 1665 याद ही होगा आप लोग को। 1665 में क्या हुआ था, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुआ था। क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुआ था। ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1665 में क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था, जय सिंह, बिल्कुल 1665 में पुरंदर की संधि, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। लेकिन क्या हुआ था कि 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ क्या हुए थे, के साथ
भाग गए थे। भाग गए कहां से? औरंगजेब के कैद से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हम लोग को मिल रहा है फिर 450 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वैकेंसी के साथ जो आप लोग को देखना है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेडकॉफ और कर्जन। मिलान करना सूची 2 से। प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाना, बंग विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा। ये कूट आपका बी है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? 2 का सी कल ही पढ़े हैं, बिल्कुल 2 का सी ही होगा। शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है, फटाफट एकदम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। गुड इवनिंग एंड जोहार। प्रीति बताइए आंसर क्या होगा? थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं, मिल करके कंबाइन अच्छा वर्क होगा, है ना। तो क्लाइव के समय क्या हुआ था? तो कहेगा रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन। बेंटिंग और चार्ल्स मेडकॉफ और कर्जन, तो कर्जन आपको कई बार ये बता चुके हैं कि 19 जुलाई 1905 है ना, 1905, 7 अगस्त 1905 बता चुके हैं, और 16 अगस्त 1905, ठीक है, 1905। ये 3 डेट आपको हम बता चुके हैं बंगाल विभाजन के क्रम में, ठीक है। बंगाल विभाजन, कमेंट करिए फटाक से कि ये तीनों डेट में आखिर है क्या क्या, ठीक है। अगला है आपका मेडकॉफ को कहते हैं क्या हम? प्रेस पर से इसने प्रतिबंध को हटा दिया था, यानी कि प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। अब बेंटिंग, बेंटिंग क्या था? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। 3 डेट है, 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को घोषणा हुआ था कि बंगाल विभाजन होगा। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन तय हुआ था होने का। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हो गया था। शोक दिवस है ना, शोक दिवस, ठीक है। रक्षाबंधन, रक्षा बंधन, ठीक है। और बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हो गया था। विभाजन, विभाजन, विभाजन हो गया था, क्लियर है। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन एवं बंग भंग आंदोलन होना तय हुआ। 19 जुलाई को क्या हुआ था? घोषणा कि बंगाल विभाजन होगा, ये घोषणा हुआ था, क्लियर है। और यहां पर कलकत्ता के टाउन हॉल में, कल ही लिखवाए थे, कलकत्ता के टाउन हॉल में, टाउन हॉल में क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन, आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन तय, क्लियर यहां तक। ये 3 डेट इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपको दिखेगा। कर्जन आप जान ही रहे हैं, यहां पे हो गया आपका। द्वैध शासन किसके समय में हटा था? जल्दी कमेंट करिए, बंगाल में द्वैध शासन किसके समय पे हटा था? जल्दी से। 7 अगस्त हथकरघा दिवस, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका पढ़ाए थे हमें का मॉडल सेट में, और यही आपका यूपीएससी में पूछा गया था। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। चलिए क्लियर यहां तक। एक एक चीज को संभाल संभाल के पढ़िएगा, इस आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा क्वेश्चन कि 1911 में ईस्वी जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉरेंस, मिंटो, हार्डिंग द्वितीय। कमेंट करिए जल्दी से आप लोग, क्या होना चाहिए आंसर इसका? 1911 ईस्वी जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए।
घोषणा कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को लिख लेगा। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था? घोषणा। घोषणा किसका? तो कहिएगा राजधानी परिवर्तन का। बताइए, राजधानी परिवर्तन का। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं कि लागू कब से हुआ था? तो 1912 से। 1912 से क्या हुआ? लागू। ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि लोग कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज क्या होते हैं ना कि 1911 में ही कहीं चेंज तो नहीं हो गया था। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि 1911 में सिर्फ घोषणा हुआ था राजधानी परिवर्तन का, लेकिन ये चेंज हुआ था कब? 1912 में चेंज हुआ था। चेंज कब हुआ था? 1912 में चेंज हो गया था। बिल्कुल 1912 में चेंज हो गया था। और 1931 में क्या हो गया था? तो लिखा कि 1931 में राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली। क्या बोले हम? दिल्ली से नई दिल्ली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मारिएगा फटाक से एकदम। ठीक है, दिल्ली से नई दिल्ली। 3 को डेट लिखवाए हैं, तीनों को याद करना है। एक 12 दिसंबर 1911 का, जब यह घोषणा हुआ था किसका? राजधानी परिवर्तन का। 1912 में क्या हुआ? लागू हो गया। 1931 में क्या हो गया? तो राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली परिवर्तित हो गया। परिवर्तित, ठीक है, क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। लिखना है सभी को। यस, 1931 में। अच्छा, जॉन लॉरेंस ने शिमला को कब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? जल्दी से बताइए तो। शिमला को जॉन लॉरेंस ने, लिखेगा कि जॉन लॉरेंस ने शिमला को कब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जॉन लॉरेंस कब घोषित किया था? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1864 में। कब क्या था? 1864 में इसका डेट होगा। 1864 में। ये 4-5 को इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है। एक 12 दिसंबर 1911, 1912, 1931 और 1864। ये रहा राजधानी से संबंधित प्रश्न, जहां से आपका ये आ सकता है। ठीक है, ये जॉन लॉरेंस का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए अगर कॉपी में नहीं लिखे हैं तो। ठीक है, 1900 नहीं मिराज, 1864। ठीक है, 1864 में। काफी अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान देना है इन पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? बताइए, मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसके लिए जन आंदोलन क्यों हुआ था? उसके विरोध में, यह बताना है। ऑप्शन ए है कि भारतीय 1919 के भारत शासन अधिनियम की कार्यवाही का देखिए पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और डी, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। बताइए क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा? डेट इंपॉर्टेंट आजकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुका है। कारण है, अच्छा उसका आंसर नहीं दिए थे क्या हम? हार्डिंग द्वितीय, और यही हार्डिंग द्वितीय जो था ना, वो महात्मा गांधी को केसर हिंद का उपाधि दिया था, जिसको वो असहयोग आंदोलन के समय लौटाए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं मारिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय केसरे हिंद का उपाधि जो कि हार्डिंग द्वितीय ने दिया था, उस समय वो उसको
लौटा दिए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। क्लियर यहां तक, कोई भी भारतीय नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, साइंस आज आपके लिए लास्ट में रखे हैं। ठीक है, साइंस क्वेश्चन लास्ट में है, आपको कहिएगा नहीं कि सर सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है। साइंस भी है, पॉलिटी भी है, सब है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे और भी होगा। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभ आरंभ किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं सब तैयार रहिए कि लाइव क्लास एप्लीकेशन पे एसएससी जीडी का बहुत ही जल्द चलने वाला है। ठीक है, शुरुआत हम जीएस से ही करेंगे आप लोग के लिए, तो जो लोग एसएससी जीडी को भर रहे हैं वो तैयार रहिएगा। तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कब? तो 1893, 1895। दो चीज, एक गणपति महोत्सव और एक क्या हो जाएगा आपका शिवाजी महोत्सव। क्लियर है, ये दो गो डेट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, एक 1893, एक 1895। क्लियर है यहां तक, एक हो जाएगा 1893, एक 95 हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। अब सही युग्म को चुनिए। एलोरा की गुफाएं शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी का मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल शासकों ने बनवाया था। सही को चुनना है, सही को चुनिए। बिल्कुल 1893 में ही हुआ था तिलक जी के द्वारा। शाबाश, बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 7 का डी, 7 का डी सभी का लगता आ रहा है, 7 का डी आ रहा है। तो मीनाक्षी का हो जाएगा क्या आपका? पांड्य। क्या हो जाएगा? पांड्य हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कौन? राष्ट्रकूट। लिख लीजिएगा सब, राष्ट्रकूट। और महाबलीपुरम का कौन? पल्लव। याद आ रहा है? पल्लव। और ये आपका चंदेल शासक बिल्कुल सही है। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर वो सबसे फेमस है। ठीक है, खजुराहो में जो क्या चीज है आपका, साथ ही साथ बोलते चलिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कंदरिया महादेव का मंदिर काफी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, लिख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च शिखर है? ध्यान रखिएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, केटू, कंचनजंगा। कंचनजंगा, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, खजुराहो एमपी में है बिल्कुल। एलोरा राष्ट्रकूट। चलिए गुड इवनिंग, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। 2-4 को क्वेश्चन लिखवाएंगे यहां से, इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम में आ जाएगा आपका। केटू का हाइट पूछता है कभी कभी, तो 8611 मीटर। ठीक है, एक लिखेगा अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी लिखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा लिखिएगा आप दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी?
अगला बताइएगा सतपुरा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट बताइएगा आप अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। नेक्स्ट बताइएगा आप पूर्वी घाट, दक्षिण भारत की सबसे, हाँ, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। चलिए इतना क्वेश्चन आपको बताना है, एग्जाम में आ जाएगा आपका। ठीक है, नीलगिरी का लिख ही लीजिए, नीलगिरी, नीलगिरी का भी बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट, तो अरावली का नीलगिरी कौन दिया आंसर? गुरु शिखर, गुरु शिखर। हाइट कितना है? तो 1722 मीटर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी, अनाईमुडी। हाइट कितना है? तो 2695 मीटर। नेक्स्ट है सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, क्या हो जाएगा? धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ी ना। रोहन, भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं करिए इस सब में। ठीक है, गुरु शिखर का हाइट मात्र 1722 ही है। ठीक है, जबकि केटू का हाइट देखिए यहां पे लिखवा दिए हैं आपको 8611 मीटर। ठीक है, सतपुरा का धूपगढ़ी हो जाएगा आपका। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी फिर अनाईमुडी है, अनाईमुडी कितना है? 2695, 2695 मीटर है। पूर्वी घाट का क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, आंसर करिए फटाफट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिंगा गाढ़ा, जिंगा, जिंगा गाढ़ा, 1690, 1690। आगे देखा जाए नीलगिरी का, तो नीलगिरी का डोडा बेटा, डोडा बेटा कितना है? तो 2637। सबको लिखते जाइए फटाफट। गुरु शिखर का हाइट 1722, डोडा बेटा का 2637, जिंगा गाड़ा का 1690, फिर आता है अनाईमुडी का 2695। सबको याद करते चलना है इसी तरह से, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। महेंद्रगिरी आपको दिया गया है एनसीईआरटी में 1501। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हाइट कितना होता है? 1502 मीटर, 1502 मीटर। क्लियर यहां तक? 1502 मीटर कितना होता है? 1502 मीटर। जल्दी से सबको नोट डाउन करिए, हम सामने से हटे हुए हैं। ठीक है, सामने से हटे हुए हैं, जल्दी करिएगा। हाँ, सबको लिख लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी दिया है। अगर आपको ऑप्शन में जिंगा गाड़ा नहीं मिलता है तो आंसर महेंद्रगिरी होगा। हालांकि फर्स्ट में आपको जिंगा गाड़ा है, सेकंड में आर्यो कोंडा होता है। सुन लीजिए ध्यान से। अगर पूर्वी घाट पे जो कंफ्यूजन है हम दूर कर दे रहे हैं कि पूर्वी घाट का अगर बात आता है, पूर्वी घाट का, तो सबसे फर्स्ट में आएगा जिंगा गाड़ा, गाढ़ा। सेकंड में आएगा अरायो कोंडा, अरायो कोंडा, और थर्ड पे आएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आएगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिएगा आप लोग। ठीक है, गुड इवनिंग। पश्चिमी घाट का डोडा बेटा नहीं, पश्चिमी घाट का अनाईमुडी, उसको लिखिए। पश्चिमी घाट का डोडा बेटा सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी, पश्चिमी घाट का भी अनाईमुडी, अनाईमुडी। हाइट कितना बताएं अभी?
95 मीटर बताए हैं हम। चलिए सबको नोट डाउन करिए। माउंटेन आपका कुछ नहीं, अब झींगा गाढ़ा, हाँ जैसे लिखे याद करने से मतलब है। झींगा गाढ़ा लिखे, झींगा गाढ़ा लिखे, जो लिखे ऑप्शन में तो टिक आउट मारना है आपको, है ना। मतलब है याद होने से, हाइट याद हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1690 मीटर, ठीक है। इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका होता है आप 1501 या 1502 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आंसर है आपका ये तो मार बात ये। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या लोकटक झील मणिपुर में है, सांबर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, हुसैन सागर झील कर्नाटका में है। गलत को चुनना है, कौन सा गलत है इसमें से, ठीक है, गलत को चुनिएगा, ठीक है। हाँ झींगा, झींगा या झींगा जो लिखे ऑप्शन में आ जाएगा आपका, झींगा ही लिखेगा, ठीक है। सतपुरा, धूपगढ़ी, 13-12 शायद उसका है, 13-12 धूपगढ़ी का 13-12 लिख लीजिए। धूपगढ़ी का हाइट 13-12 मीटर, 13-12 बता रहे हैं, लिखना भूल गए होंगे, लिखिएगा 13-12 धूपगढ़ी का, ठीक है। 13-12 जल्दी। हुसैन सागर हैदराबाद में है, बिल्कुल हुसैन सागर, और कौन सा, हिमायत सागर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक होता है हिमायत सागर भी, हिमायत सागर भी, ये नहीं होगा, क्या होगा, हैदराबाद, ठीक है। बाकी लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांबर झील राजस्थान में है, ठीक है। ये क्या है, सबसे क्या है, खारे पानी की झील है भारत में, क्या है, खारे पानी की झील है सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील हो जाएगा क्या आपका, चिल्का, जो भारत का क्या है, यह भारत का प्रथम आर्द्रभूमि, प्रथम क्या है, आर्द्रभूमि भी है, आर्द्रभूमि भी है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर सांभर में कंफ्यूजन होगा तो सांभर सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, क्या है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सा है, सांभर। ये क्वेश्चन दरोगा में आया था, मद निषेध में जो फंसा दिया था लोग को। लोकटक मणिपुर के मोरंग जिले में है, कहां पर है, मोरंग जिला में है, कहां पर है, मोरंग जिला में है, ठीक है, मोरंग जिला में पड़ता है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा तो शेयर करते रहेगा बीच बीच में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में, वियना सम्मेलन 1982 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कई बार आप लोग को ये पढ़ा चुके हैं हम। हाँ चिल्का उड़ीसा में है, बिल्कुल, हाँ मोरंग जिला में है, बिल्कुल। तो ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है सबसे बड़ी कृत्रिम झील और एक होता है सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। दोनों का आंसर करिएगा आप, ठीक है, आंसर करिए दोनों का। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। चलिए फटाफट आप लोग का वेट कर रहे हैं हम आंसर का। वियना जो था 1982 में नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। वियना 1982 में नहीं हुआ था, ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। इस हिसाब से आपका ये सही है। तो डेट आप लोग को हम कई बार याद करवाए हैं, आप लोग को हम। बुलर झील, सर आप लिखने दीजिए अच्छा लिखिए। चलिए
सुपीरियर झील, ये भारत का पूछ रहे, सुपीरियर झील बोल रहे आप हैं? सुपीरियर झील कहाँ है? झारखंड में है? ये बताइए, सुपीरियर झील कहाँ है? झारखंड में है ना? क्या सुपीरियर झील झारखंड में है? झारखंड के रांची में पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ, सुपीरियर वर्ल्ड का है। बुलर झील। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील, चलिए तो ये हो गया। सबका डेट याद करिए, सबको जो नहीं लिखे हैं, जो न्यू है, उन सबको लिखना है। ये इस चीज को नोट डाउन करिए आप लोग। बुलर झील, सबसे बड़ी कृत्रिम गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ता है। शाबाश। चलिए, तो ये याद हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी की भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है। किसमें? बताइए, किसमें प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है? हाँ, गोविंद सागर। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन बाकी था आप लोग के लिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस है और एग्जाम में आया भी है, ठीक है? हाँ, बता दिए थे पहले। चलिए ठीक है, गोविंद सागर झील ये मीठे पानी की झील है या फिर खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील अभी भी पूछ रहे हैं, कोई भी गूगल नहीं मारना है। चलिए बताइए क्या होगा, आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, चलिए लिखवा देते हैं। झारखंड के रांची में भी है। अच्छा बिल्कुल, ये हुई ना बात। हमको लगा यहां पर ये नहीं होगा, समझें? जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहां पर नहीं वाला वर्ड नहीं होना चाहिए था। है क्या? यहां पर नहीं नहीं होना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नहीं होगा तब आंसर ए है, ठीक है? नहीं नहीं होगा, यहां से हटा देंगे इसको, हम नहीं को। ये है सही आपका, ठीक है? ये सही है। हाँ, सबसे पानी की झील तो मेरे बुलर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए उसको लास्ट में लिखवाएंगे आप लोग को। चलिए आगे चलिए, बाकी सब आर्टिकल लिखवाएंगे, लेकिन आज एक और वीडियो लेके आना है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा हम लेके चलेंगे फास्ट। सामान्य नाम न्यूक्लियन कई बार रटवा दिए हैं, गलती सिंगल पर्सन का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बोरा में चले गए, बिल्कुल। सिंगल पर्सन का भी गलती हुआ तो यहीं से सजा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ, नहीं में डी होगा, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास भी है ना, क्वेश्चन मेरे पास भी है। चलिए पहले सबका देख ले हम। बारह का बी, बी किन्हीं का भी गलती नहीं आ रहा है, कोई तो गलती करिए। क्या बात है, किन्हीं का भी रॉन्ग नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि किसी का भी गलत नहीं है, ठीक है? और यही सिखाए थे क्या आपको हम कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ाए थे ना? एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतना मेहनत के बाद भी गलती अगर होता
तो बड़ा खराब हो जाता नहीं। मुक्का मारे सर, यहाँ कैमरा टूट जाए मुक्का मार देंगे तो, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए एक चीज तो सिखाए हैं आप लोग पहले भी कि यही जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इसी को क्या कहते हैं हम, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, एटॉमिक नंबर के भी नाम से जानते हैं। क्लियर यहां तक, सभी चीजों को नोट डाउन करना है, लिखवा दिए थे हम, सबका सही है, टॉफी बटेगा, बिल्कुल बटेगा। चलिए, जीवाश्म की आयु कार्बन 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं, C12, C13, C13, C14, C12, C14, C13, कार्बन ब्लैक। बताइए, जल्दी से आंसर करिए इसका। वो जो लाइव लगा है ना, ए संतोष जी, वो जो लाइव लगा है ना, उसको उसमें डाल दो टेलीग्राम में, जो लाइव अभी लगा है ना उसको डाल दिया टेलीग्राम में। हाँ बताते हैं ना। चलिए बताइए क्या होगा आंसर का, सी कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों क्या है, तो कार्बन का समस्थानिक है। क्या है, कार्बन का समस्थानिक है। बहुत सारा क्वेश्चन समस्थानिक से लिखवा चुके थे पहले भी आप लोग को। चलिए, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण, इसमें भी सिंगल पर्सन का गलती नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी, क्वेश्चन नंबर 14 में भी बहुत हम आपको देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल। चलिए, एक वीडियो और आने जा रहा है 450 में, ध्यान रखिएगा। जिनका ग्रेजुएशन है वो, और जिनका एज 18 से जनरल में 33, ओबीसी में 36 और एसटी एससी में जिनका 38 है, वो लोग इस वीडियो पे काफी ध्यान करा के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी अच्छा है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। ठीक है, लेवल 8 का जॉब है, याद रखिएगा कितना, तो लेवल 8 का जॉब है। तो ये केंद्र सरकार का भी जॉब को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इधर का ही नहीं देखना है, सब जगह का देखना होगा। चलिए चलते हैं आगे। लैक्टिक एसिड, बिल्कुल लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15, इसका आंसर दे दीजिए, बस सस्पेंस है, आ रहे हैं जल्दी ही। 450 में तैयार रहिए, 450 का वेट करिए आप, ठीक है, 450 का, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और वेट करिए, बताएंगे अभी नहीं, बताएंगे उसी समय हम। इसमें कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। विटामिन B12 की कमी देखिए देखिए अवरक्तता, छोड़िए जो भी है, का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकता है, मानवों को अपना सारा देखिए B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन पाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लंबा देखने को दिया है, बाकी सब आसान है। बताए थे, नाम होता है साइनोकोबाल्बिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बताए थे ना, साइनोकोबाल्बिन। हाँ, CA वैकेंसी देख के आ गए नहीं, लाइव तो लगले है, पक्का कलुआ देख के आए हैं, ठीक है, जो लाइव लगा हुआ है, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन है, ये रहा आपके लिए बैनर। जिनको भी SSC GD में एडमिशन चाहिए, याद करना है आराम से, GS पढ़ना है, जॉब जल्दी चाहिए, वो आराम से इस बैच में आ सकते हैं। कल से उसका लाइव शुरू हो जाएगा शाम को 6 बजे से एप्लीकेशन पर, ठीक है।
और एक आध दो वीडियो आपका एप्लीकेशन के साथ साथ आपका यूट्यूब पे भी आएगा, जिससे ये पता चल जाए कि किस तरह से याद हम करवाएंगे आपको। ठीक है, तो कल का वेट करिए। कल से आपका एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होने जा रहा है, आराम से आप करिए। सर ग्रेजुएशन कंप्लीट है और माई एसटी है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आपका 18 से 38 साल। अभी हम लेके आ रहे वीडियो, तैयार रहिए आप लोग सब लोग, ठीक है, क्योंकि जानकारी सबसे होना चाहिए। हाँ, कल वो फास्ट है, देख के आ गए एकदम। चलिए तो समाप्त करते हैं और उस वीडियो का भी तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं 4:50 में, भूलिएगा मत, ज्यादा देर का नहीं, 10 मिनट का समय लेंगे आप लोग से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।